आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे आपके साथ में रशिया यूक्रेन वार के बारे में, जो कि इस साल लड़ी जा रही है यूरोप कॉन्टिनेंटल में। दोस्तों, यह केवल यूरोप में नहीं लड़ी जा रही है, यह वार हमारे आम जनजीवन को भी काफ़ी प्रभावित कर रही है और हमारे दैनिक जीवन में भी यह वार लड़ी जा रही है, क्योंकि इसकी वजह से दुनिया भर में एक खाद्यान्न और एनर्जी का संकट पैदा हो चुका है। तो साथियों, हम इस वीडियो में आज शेयर करेंगे कि रशिया यूक्रेन वार का पास्ट और हिस्ट्री क्या है इसकी, और इसका हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। साथ में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से यह वार लड़ी गई, और अभी प्रेजेंट सिनारियो इस लड़ाई का क्या है। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप इस युद्ध के मेन जो महारथी कैरेक्टर हैं जिनकी वजह से युद्ध लड़ा जा रहा है उनसे मिल लीजिए। साथियों, ये आपकी स्क्रीन में जो दिखाई दे रहे हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनके ईगो को सेटिस्फाई करने के कारण या जिनकी इच्छाओं के कारण ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है। और दूसरे हैं अपने नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी जो अपने आप को बोलते हैं कोमेरियन टर्न पॉलिटिशियन मिस्टर व्लादिमीर जेलेंस्की। दोनों ही व्लादिमीर है लेकिन अलग अलग देश को रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है साथियों, तो आगे हम बात करेंगे लड़ाई के बारे में। तो दोस्तों, अभी आप पहले एक मैप देख लीजिए और आप इस मैप में खुद समझ लीजिए कि यह मैप जो है तो साथियों 1991 से पहले का है जब यूएसएसआर एक यूनाइटेड देश हुआ करता था। इस मैप में आप देख सकते हैं कि यूक्रेन यहाँ पे एक प्रोविंस था रशिया का, और बाकी वैसे ही दूसरे प्रोविंस थे, जैसे कि अभी आप रशिया में शामिल है और कुछ एक टूट चुके हैं। साथियों, एक समय जो यूक्रेन है वो रशिया का अनाज का कटोरा कहा जाता था, क्योंकि जो यूएसएसआर है इसमें खाद्यान्न की आपूर्ति बहुत हद तक अपने यूक्रेन से होती थी। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि समय के साथ दोनों जो है दुश्मन जो है देश बन गए, और जो दोस्त हैं वो आपस में दुश्मन बन गए। ठीक है साथियों, तो हम उसी के विषय में बात करेंगे। चलिए तो आगे शुरू करते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं वो अपने स्क्रीन पे कि ये वर्ल्ड मैप है, जिसमें कि रशिया का आप जो है वो देख रहे होंगे कि कितना बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है। और आप ये सोच रहे होंगे कि जब रशिया के पास इतना बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है जो कई महाद्वीपों से बड़ा है, दो दो तीन तीन महाद्वीपों को अकेले मिला के भी इतना बड़ा एरिया नहीं हो रहा है, फिर भी रशिया को क्या ज़रूरत पड़ गई है कि एक देश के और ज़मीन को वो कब्जे में ले, और जो वो देश जो उससे ही टूट के अलग हुआ है, और इनके संबंध आपस में थ्रू आउट हिस्ट्री बहुत अच्छे रहे हैं दोस्तों। तो हम आज इस हिस्ट्री के बारे में ही बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या कारण हो गया जिसकी वजह से जो है रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ाई करने पे उतारू हो गए। साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूक्रेन जो है 1991 से ही जो है रशिया का पार्ट हुआ करता है। 1991 से पहले 1991 में इनको अपने जब यूएसएसआर का भी गठन हुआ 14 देशों में, तो इस यूक्रेन को भी आज़ादी मिली। यूक्रेन लेकिन उससे पहले भी 1917 से 1920 तक जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे रह चुका है, जब रशिया में रिवॉल्यूशन का दौर था। लेकिन लेनिन के सत्ता में आते ही क्रांति के ख़त्म होने के बाद में फिर जो है वो कब्जे में ले लिया गया यूक्रेन को, और यूक्रेन की इंडिपेंडेंस इसी के साथ में जो है एक रशियन सोवरेन स्टेट के तौर पे ही जानी गई। आप देख सकते हैं इस मैप में भी जो बाकी स्टेटें इसमें दिखाई दे रही वैसे ही जानी गई। साथियों, समय के साथ बदलाव होता गया। स्टालिन आया, स्टालिन ने तो बिल्कुल तंत्र कुचल के रख दी इनकी, और बाकी रीजन्स की तरह इसको भी ट्रीट किया गया। लेकिन 1991 में जो है वो रशिया जो है वो टूट गया, और ये आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं जो रशिया यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक थे जिस तरह से थे, वो धीरे धीरे बाद में अपने एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स में कन्वर्ट हो गए, और एक सिर्फ ओनली उसके जो है रूस रह गया। साथ ही आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जब यूक्रेन आज़ाद हुआ तो उस वक्त यूक्रेन दुनिया में तीसरे नंबर की न्यूक्लियर पावर स्टेट थी। लेकिन 1992 में जब इन्होंने एनपीटी में समझौता किया तो इन्होंने उस वक्त यूएस, यूके और रशिया के कहने पर अपने जो हथियार है वो रशिया को सौंप दिए, और जिसका खामियाजा आज इनको भुगतना पड़ रहा है।
क्योंकि उनके पास अगर परमाणु हथियार होते तो शायद रशिया उनके ऊपर अटैक करने की कभी नहीं सोचता। तो आगे हम जिक्र करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया इनके बीच में। साथियों, जैसे कि आप जानते हो कि 1990 से 1992 के बीच में रशिया टूटा, लेकिन 1990 से लेकर 2000 के दौर जो था वो रशिया के लिए काफ़ी ख़राब दौर था। और उस दौरान जो है रशिया जो है एक मिलिट्री पावरफुल लेकिन इकोनॉमिक वीक स्टेट थी। और जिस कारण कि रशिया के अलग अलग प्रांतों में विद्रोह हुए, उसी का फ़ायदा लेके जो है वो कुछ और स्टेट जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश की, उन्होंने जो है वो आज़ाद होने की कोशिश की। लेकिन मामला यहीं तक नहीं सेटल हुआ। रशिया और यूक्रेन जब आज़ाद हुए तो उनके बीच में क्रीमिया की एक स्टेट थी जो कि अपना यूक्रेन को दिया गया। लेकिन रशिया के जो मिलिट्री जो अपने बेस थे वो क्रीमिया में भी थे और दूसरे स्टेट में भी थे, तो यहाँ पे मिलिट्री हस्तांतरण टाइम टू टाइम होता रहा। लेकिन जो रशिया था उसको डिले करता रहा, क्योंकि रशिया को धीरे धीरे ये लगने लगा कि यूक्रेन उनके हाथ से निकलता जा रहा है और समय आने पर ये काम आएगा। और उसके लिए इन्होंने 2014 में आपस में लड़ाई लड़ी और 2014 में जो है यूक्रेन से रशिया ने क्रीमिया छुड़ा लिया और इसका यूक्रेन का एनेक्सेशन कर लिया फरवरी 2014 में। ठीक है साथियों, ये लड़ाई अपनी फरवरी 2014 से लड़ी जा रही है। ये आज जो लड़ाई है ये आज की नहीं है, लगभग 8 साल से लड़ी जा रही है। और इस लड़ाई में लगभग 14,000 से ज़्यादा जो है आम नागरिक और सैनिकों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, हम इस लड़ाई के और अन्य कारणों के ऊपर विचार करते हैं, जिसमें से वो सबसे बड़ा कारण है वो है आपका जो स्क्रीन में दिख रहे हैं, एनर्जी। यूरोप की जो एनर्जी डिपेंडेंस है वो रशिया के ऊपर बढ़ती गई 2000 के बाद में, और रशिया ने इसका फ़ायदा लेना शुरू कर दिया है। और जिस वजह से धीरे धीरे जो है इसकी वजह से खटास भी पैदा हुई। रशिया ने जो इसका बिना बेवजह फ़ायदा लिया, उस वजह से ये देशों में आपसी दूरी पैदा हुई। और उस दूरी का फ़ायदा जो है वर्ल्ड के जो चौधरी है उन्होंने लिया, और वो चौधरी आप जानते हो यूएसए और उसके सदस्य देश नाटो है। 1994 में जब रशिया और वेस्टर्न ब्लॉक के साथ में समझौते हुए थे, तो रशिया ने भी एक गारंटी दी थी कि हम जो है यूरोपियन कंट्रीज़ के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और नाटो ने भी ये गारंटी दी थी कि वो ईस्टर्न यूरोप में नहीं फैलेगा। लेकिन ना तो नाटो ने कभी ये बात मानी और ना ही नाटो ने इस बात को रिकॉग्नाइज़ किया कि हमने कोई ऐसा वादा किया था। और आपने स्क्रीन पे आप देख भी सकते थे वो कि किस तरह से नाटो जो है वो ईस्टर्न यूरोप में फैला। ठीक है दोस्तों, ये जो शुरू के 1949 से देश हैं ये अपने सिर्फ उन्हें नाटो के प्रारंभ की देश है, बाकी धीरे धीरे बढ़ते गए। आप मैप में देख रहे हो कि कैसे नाटो जो है वो एक्सपेंड हुआ है अपना ईस्टर्न ब्लॉक में। 1949 टू 1989, 1990 और 2000 के बाद आप देख सकते हो देश जो है वो रशिया के बाउंड्री में आते जा रहे हैं। अभी हाल ही में स्वीडन और फिनलैंड ने भी नाटो की सदस्यता के लिए औपचारिक घोषणा कर दी है, तो वो भी बढ़ जाएंगे। रशिया किसी भी हालात में ये नहीं चाहता था कि उसके जो बिल्कुल आंगन में जो है एक देश जो है नाटो का सदस्य देश बन जाए और कल उसको मिसाइलें तैनात करके अपने संकट का सामना करना पड़े अपनी ज़मीन के लिए भी। ठीक है साथियों, तो आप देख सकते हो कि नाटो ने कैसे फैलाव किया, और ये नाटो ही जो है इस युद्ध का तत्कालिक कारण बना है। क्योंकि दिसंबर 2021 में यूक्रेन ने भी घोषणा कर दी कि भैया हमने भी नाटो में शामिल होना है, और इसके साथ ही रशिया ने जो है एक किस्म से युद्ध की तैयारियां शुरू कर ली थी, और बाद में रशिया ने यूक्रेन में युद्ध की घोषणा कर दी है। ठीक है साथियों, माफ़ी चाहता हूँ, युद्ध की घोषणा नहीं की, उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बोला उन्होंने। और ये आप देख सकते हैं स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किस तरह से रशिया ने फरवरी में लॉन्च किया था। रशिया ने 3 साइड से अटैक किया है यूक्रेन में, एक तो बेलारूस के साइड से, एक अपने ईस्टर्न और एक साउदर्न स्टेट से किया है, जो कि आपके मैप में दिखाई दे रहा है। ईस्टर्न एरिया में रशिया का पहले से अधिकार था इन एरिया में, और इसमें बढ़ते गए। लेकिन यूक्रेन ने जंबाज तरीके से लड़ाई लड़ी है और रशिया को पीछे धकेला है। और आज जो करंट सिनेरियो है दोस्तों आपके सामने मैं दिखा देता हूँ कि यूक्रेन ने इन जगहों से रशिया की सेना को ऑलरेडी भगा दिया और अपने वापस कब्जे में ले लिया, अपनी राजधानी को सुरक्षित कर लिया, अपने दूसरे बड़े मेन शहर खार्किव को भी सुरक्षित कर लिया। और अभी ईस्टर्न बॉर्डर पे भी उन्होंने हालिया काउंटर ऑफेंसिव किया है, और
यहाँ पे इलिजियम करके एक शहर है, इन्होंने उसको भी कब्जा लिया, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्क्रीन पे आपके छोटा सा शहर है, इस शहर पे इन्होंने कब्जा कर लिया, जो कि रशिया की फोर्सेस का एक मेन गढ़ हुआ करता था आगे बढ़ने के लिए। और यूक्रेन फोर्सेस जो है हाल ही में सितंबर माह में उन्होंने एडवांस किया है रशियन टेरिटरी को जीतने के लिए, जिसकी कि दुनिया भर में चर्चा हो रही है। साथियों, ये जो रशियन यूक्रेन वार है, इसके बारे में हमने बात की आपसे कि हमारे रोज़मर्रा की जीवन में किस तरह से प्रभावित कर रही हैं। और इससे सबसे बड़ा तो दोस्तों, दुनिया भर में पेट्रोल और एनर्जी के जो प्राइसेस है और ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। और आप देख रहे हो कि इस पेट्रोल $100 से ऊपर चला गया था एक समय, और जिसकी वजह से महंगाई दुनिया भर में बढ़ रही है, दुनिया भर में मंदी आने का खतरा हो गया है। आगे आपको अंतिम स्लाइड में बताएंगे कैसे इस वार ने डेवलपमेंट की और किस तरह से ये वार जो है धीरे धीरे बढ़ती गई और इसका विवाद को 10 पॉइंट्स होते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। 1917 तक रूसी साम्राज्य का हिस्सा था, 1918 में आज़ादी हुई, 1921 में फिर बना, 1954 में क्रीमिया दे दिया यूक्रेन को। इसमें आप देख सकते 2010 में जो है वो यूक्रेन का राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच बने, जिन्होंने की और ज़्यादा आग में घी डाला। अब ये देख रहे हो कि पिछले 8 सालों में 14,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और नाटो की सदस्यता को लेकर रशिया ने फिर इस पे पूरी तरह से यूक्रेन पे अटैक किया है। साथियों, हम इस वीडियो के संबंधित आपको लास्ट में MCQ छोड़ के जा रहे हैं। आशा करता हूँ आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस युद्ध ने हमारे रोज़मर्रा के जीवन को भी प्रभावित किया है। और ये जो युद्ध है अभी कौन से वर्तमान में स्टेज में जा रहा है, ये आने वाले समय में लगेगा पता, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स को देखिए कहा जा सकता है कि यूक्रेन जो है अपनी टेरिटरी को रीगेन कर रहा है और रशिया को पीछे हटना पड़ रहा है। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।